आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिड बेस बैलेंस के बारे में। तीनों की हम बात करेंगे इसमें ना, बफर सिस्टम्स और रेस्पिरेटरी और रीनल के बारे में। तो एक ही वीडियो में जो है पूरा कवर हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमको जो है पता होना चाहिए कि ये कितने टाइप का होता है। तो एक होता है फर्स्ट लाइन डिफेंस, दूसरा होता है सेकंड लाइन डिफेंस और तीसरा होता है थर्ड लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस मतलब बफर सिस्टम आता है जो हमारे एसिड बेस को बैलेंस करता है, मतलब एसिडोसिस या एल्कोलोसिस, है ना। अगर मान लो कि बात किसी को H+ या pH लो हो रहा है ना, हाई H+ आयन हो रहा है, जैसे एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसमें बैलेंस बिगड़ जाता है ब्लड का। तो उसको जो कंट्रोल कौन कर लेता है? फर्स्ट लाइन में डिफेंस या मैकेनिज्म जो होता है हमारा बफर सिस्टम, और ये विद इन सेकेंड करता है। तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा? इस पे हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है HCO3। ठीक है, अब ये HCO3 कहाँ से आया? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर बफर सिस्टम है। अभी हमने इसको देखे थे ना कि भाई हमारे पास RBC होती थी और यहाँ प्लाज्मा होती थी। तो यहाँ पर क्या था? हमारा बाइकार्बोनेट था, वही बाइकार्बोनेट है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हीमोग्लोबिन भी होता है, जो हम देख रहे थे उसमें HH भी बनाता था, जो है ना, जो H+ आता था वो हीमोग्लोबिन उसको क्या कर लेता था? कंबाइन। तो ये अदर इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेन जो है क्या हमारा? बाइकार्बोनेट। यह है समझ में। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बफर सिस्टम में बात करें तो हमने अभी जो इसमें बात की है, तो ये क्या कैसे कैसे अगर मान लो के बाद हमारे बॉडी पे क्या हुआ, H+ कंसनट्रेशन बढ़ गई, तो इसको जो है फर्स्ट मैकेनिज्म कैसे करेगा? तो सबसे पहले क्या करेगा? बाइकार्बोनेट आएगा यहाँ पर, और बाइकार्बोनेट आने के बाद ये कंबाइन हो जाएंगे। H और HCO3 क्या बना लेगा? H2CO3, और H2CO3 ब्रेक हो जाएगा फिर दो पार्ट में, एक में बन जाएगा H2O और एक में बन जाएगा CO2। ठीक है, और ये एक्सक्रीट हो जाएगा CO2। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से H+ या एसिडोसिस हमारे यहाँ से जो है बाहर हो गया, बाइकार्बोनेट से कंबाइन हो गए। इसके बाद देखते हैं अदर बफर सिस्टम में जो हमारा इंट्रा सेलुलर, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो RBC के अंदर है। जो एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, वो भी क्या करता है? हीमोग्लोबिन जो बहुत सारे H+ आयन को क्या कर लेता है? कंबाइन कर लेता है, और इस प्रकार से एसिडोसिस को कम करता है ना। और इसके अलावा अमीनो एसिड में फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं फास्फेट एंड अमोनिया की। ठीक है, फास्फेट और अमोनिया जो हमारा यूरिनरी थर्ड लाइन डिफेंस होता है, जो हम उसको बाद में बात करेंगे। अभी हम सेकेंडरी लाइन डिफेंस की बात करेंगे, जिसमें कौन आता है? हमारा लंग्स। अब लंग्स कैसे करेगा? मान लो कि बात फर्स्ट डिफेंस हमारा काम नहीं कर पा रहा अच्छे से, तो उसको कौन करेगा? फर्स्ट डिफेंस में कौन था हमारा? HCO3। ठीक है, ये एक बेस है। ठीक है, जो H+ को क्या कर लेता था? कंबाइन कर लेता था और एसिडोसिस को कम कर देता था। लेकिन अगर ये काम नहीं कर पा रहा है, तो अब इसको बचाने के लिए जो आएगा हमारा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म आएगा, जो लंग्स पे होता है। तो कैसे होगा? मान लो के बाद बहुत सारे H+ पड़ गए। ठीक है, और इसके कारण क्या हुआ कि जो बेस है इसकी वैल्यू भी क्या हो गई है? जो बेस की वैल्यू है डाउन होने लगी। ठीक है, जिससे एसिडोसिस बढ़ रहा है। तो फिर हमारा क्या आएगा? लंग्स पे क्या होगा? उस पे होता है हमारा CO2। ठीक है, अगर एसिडोसिस हुआ है तो क्या होगा? ये एक प्रकार से एसिड की तरह काम करता है, तो हमारा क्या होगा? ये डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा मतलब हाइपर वेंटिलेशन होगा, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, और इस प्रकार से क्या होगा? पूरा का पूरा जो है उसमें एसिड एक्सक्रीट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि बात एल्कोलिसिस हुआ है, तो CO2 की वैल्यू बढ़ेगी और हाइपो वेंटिलेशन होगा। ठीक है, तो ये हम कुशुमल ब्रीथिंग भी आती है। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन पे तभी हम देखेंगे जो डीप ब्रीथिंग होती है और रैपिडली। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट जो होता है हमारा रीनल मैकेनिज्म, जिसको हम कहते हैं थर्ड मैकेनिज्म। तो हमने देख लीजिए फर्स्ट लाइन में बफर आया था जो हमारा एसिड बेस बैलेंस कर रहा था, फिर वो फेल हुआ तो हमारे पास कौन आया? सेकंड लाइन डिफेंस में जो कौन कर रहा था? रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म कर रहा था। अगर वो भी फेल हो जाता है तो थर्ड में और लास्ट हमारा आता है जो परमानेंट होता है, वो हमारे पास कौन सा होता है? रीनल मैकेनिज्म, जो हमारे एसिडोसिस को जो है कंट्रोल करता है।
मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कौन आता है हमारा HCO3। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस बफर सिस्टम और रेस्पिरेटरी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कोलोसिस, ये सारे के सारे को कंट्रोल रेनल करेगा। अब ये किस टाइप से करेगा, ये कैसे करेगा, जैसे एसिडोसिस हुआ, H+ बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसको एक्सक्रीट कर देगा बॉडी से। दूसरा जो बाइकार्बोनेट है उस, देखो एसिडोसिस हुआ तो, और अगर मान लो कि बात रीअब्जॉर्ब भी कर सकता है। अगर एसिडोसिस हुआ तो क्या होगा, H+ को एक्सक्रीट कर देगा तो एसिडोसिस कम हो जाएगा। और अगर मान लो कि बात दूसरा इसको करना है तो HCO3 को क्या करेगा, एक्सक्रीट नहीं करेगा, बचा के रखेगा कंजर्व करके। और थर्ड इसके पास होता है जनरेट, बाइकार्बोनेट को और ज़्यादा जनरेट करेगा, तो एसिडोसिस एंड हो गया। अब बात करते हैं अगर एल्कोलिसिस हुआ तो, एल्कोलिसिस हुआ तो क्या करेगा, ये HCO3 को क्या कर देगा, एक्सक्रीट करते जाएगा, सिंपल सा। इसके बाद हम बात करेंगे अगला इसमें जो है कि देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होती है, ये PCT की सेल होती है यहाँ पर, और ये हमारे पास क्या होता है यहाँ पर कैपिलरी, और यहाँ पर होता है ल्यूमेन, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ, तो सबसे पहले जो है एसिडोसिस बढ़ रहा है तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो है H+ आता कैसे, ठीक है। H+ जो है जनरेट PCT करती है। अभी हम देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे हम कि H+ कैसे जनरेट होता है। तो ये हमारा H+ आया यहाँ से, और H+ जैसे ही आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास पहले से क्या होता है, HCO2 बाइकार्बोनेट आता है, और इधर से H हमारी PCT से निकलता है, और ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, H2CO3। अब फिर उससे वाटर बन जाएगा और CO2 बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो CO2 है वो हमारी डिफ्यूजन के द्वारा अंदर जाएगी, और H2O भी अंदर जाएगा, फिर ये मिलके H2CO3 बनाएंगे, और ये जो है HCO3 जो है हमारा बाइकार्बोनेट अंदर चला जाएगा कैपिलरी के, और H+ फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब H+ बाहर जाएगा तो सोडियम अंदर आएगा, ठीक है। कार्बनिक एनहाइड्रेज 4 की मदद से यहाँ पर जो होता है, और एक यहाँ जो अंदर की तरफ होता है वो कार्बनिक एनहाइड्रेज सेकेंड होता है जो इसको अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब इतना तो हमने समझ लिया। अब इसके बाद देखते हैं कि ये सिंथेसाइज कैसे होता है, क्या H+ कहाँ से आ रहा है। तो H+ हमारा जो है सिंथेसाइज होके कहाँ से आता है, ये हमारा क्या होता है, देखो ये PCT की सेल है, तो PCT की सेल में हमारे पास सेल के अंदर CO2 बनता है, और CO2 H2O के साथ मिलके H2CO3 बनाएगा, और H2CO3 में HCO3 के रूप में ब्रेक होता है जो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है कैपिलरी, और H+ जो बचता है वो वाला हमारा बाहर जाता है, जिसके साथ अभी मैंने बताया कि किस प्रकार से जो है बाइकार्बोनेट को वो अट्रैक्ट करता है, ठीक, कंबाइन करता है उसके साथ। इसके अलावा और भी किडनी के फंक्शन होते हैं, वो तो बाइकार्बोनेट का देखा। दूसरा होता है फास्फेट का, PO4 2-, ठीक है। तो इसमें H जुड़ जाएगा तो HPO4 2- बनाएगा, तो इस प्रकार से भी हमारा H+ जो है एसिडोसिस कम होगा, ठीक है। दूसरा इस पे होता है हमारा, दूसरा हमारा होता है इसमें अमोनिया NH3, उसके साथ भी H कंबाइन होकर NH4 बनाता है और एसिडोसिस को कम करता है। अब ये कहाँ से आता है हमारा, तो ये हमारे जो है PCT से ही आते हैं। PCT से कैसे आएंगे, PCT पे हमारा होता है क्या, ग्लूटामाइन, जो ब्रेक होके NH3 और HCO3 देता है, तो HCO3 फिर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि NH3 जो है हमारा यहाँ H+ के साथ आके इस प्रकार से अमोनिया को एक्सक्रीट करता है। तो ये हमने देख लिए। इसमें फास्फेट भी हमने इसमें देख चुके हैं, और फास्फेट के बाद जो हमने इसमें अमोनिया भी देख चुके हैं, और इसमें बाइकार्बोनेट के बारे में। तो ये हमारा पूरा का पूरा मैकेनिज्म था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।